और दूसरे लोग जो थे उसमें ओरिएंट और वेस्ट डिबेट एक यहाँ पे शुरू हो गई। प्राच्य को कहा जाता है इंग्लिश में ओरिएंट, ठीक, और पाश्चात्य वेस्ट, या इन्हें इंग्लिसिस्ट भी कहा जाता है, इंग्लिसिस्ट भी कहा जाता है। तो उसकी भी शुरुआत यहां से हो गई, ठीक। इसके अलावा सिविल सेवा में एक खुली प्रतियोगिता के शुरुआत का प्रस्ताव लाया गया, जिसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो है विरोध कर दिया, जिसके वजह से यह जो है लागू नहीं हो पाई, ठीक है। लेकिन एक उपबंध यहां पर सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता की शुरुआत, ठीक, यह भी चीज यहां पर आती है जो लागू नहीं हुई, ठीक। इसकी भी शुरुआत यहां पे कर सकते हैं कि इस रूप में हुई कि पहली बार यहां पर नाम लिया जाने लगा सिविल सेवा का। तो आप देख रहे हैं कि इस एक्ट के माध्यम से बहुत सारी ऐसी चीजें शुरू हुई जिन्हें हम यह कह सकते हैं कि भारत में एक नया प्रयोग हो रहा था। भारत भूमि जो है वह एक प्रयोग स्थली के रूप में उस समय विकसित हो रही थी। और जब हमने कहा गवर्नर जनरल की शुरुआत हुई तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग यहाँ पहले गवर्नर जनरल बनते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक। तो इन्हें आप देख रहे हैं कि बड़े उदारवादी गवर्नर जनरल माने जाते हैं और राजा राम मोहन राय के साथ इन्होंने भारत में काफी समाज सुधार के कार्य भी किए, तो इस रूप में भी इनकी महत्ता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहीं पर लॉर्ड मैकाले के रूप में पहला विधि आयोग गठित किया गया, पहला विधि आयोग। तो पहला विधि आयोग यहाँ पे कब गठित होता है? 1834 में, 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन होता है, प्रथम विधि आयोग, ठीक। तो बहुत सारी बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट। और आजादी के बाद अगर हम भारत में बात करते हैं कि पहला लॉ कमीशन कब गठित होता है, तो आजादी के बाद 1955 में पहला विधि आयोग गठित होता है, ठीक। तो इस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो यह आपका पूरा का पूरा 1833 का चार्टर है। पहला पॉइंट, ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय और चीन से भी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया, जो कि बताया जा चुका था कल। दूसरी बात है केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत यहां से होती है। कहीं न कहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत का जो प्रशासन है वह रास आने लगा था, लाभ दे रहा था, और ऐसे स्थिति में यहाँ पर उन्होंने प्रशासन को थोड़ा केंद्रीकृत करना शुरू किया। तीसरा है बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, और यह सौभाग्य प्राप्त होता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग को, जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में स्थापित होते हैं। अगला जो मामला उठता है वह प्राच्य पाश्चात्य विवाद का है। यह मीडियम ऑफ एजुकेशन को लेकर के था, शिक्षा का जो माध्यम है किस भाषा में शिक्षा दी जाए। प्राच्य वाले कहते थे कि वर्नाक्युलर लैंग्वेज में, जो मातृभाषा में शिक्षा उसमें दिया जाए, और पाश्चात्य वाले कहते थे कि अंग्रेजी माध्यम में। मैकाले अंग्रेजी शिक्षा का समर्थक था। तो मैकाले ने एक जबरदस्त डायलॉग दिया था। उसने कहा कि पूरे एशिया की लाइब्रेरियों में जितनी भी किताबें रखी गई हैं वह यूरोप के किसी भी लाइब्रेरी में एक कैटलॉग में, मतलब एक जो बॉक्स होता है उसमें रखी गई किताबों के बराबर भी ज्ञान नहीं है। अर्थात यूरोप की जो किताबें हैं वह बड़ी वैज्ञानिक हैं, साइंटिफिक हैं, लॉजिकल है, रेशनल है, तार्किक है, सारी अच्छाइयाँ उसमें हैं। लेकिन अगर हम एशिया में पब्लिश्ड किताबों की बात करें, यहाँ के राइटरों द्वारा जो लिखी गई किताबें थी उसको उसने बड़ा क्रिटिसाइज किया, ठीक। तो अभी एक मैटर यहाँ से सुनाई देता है। अगली बात, सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता, हमने कहा कि जो लागू नहीं हो सकी, इसका भी यहाँ प्रारंभ हुआ। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
के विरोध के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। 1834 में हम देखते हैं कि प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया और यह सौभाग्य लॉर्ड मैकाले को मिलता है, वो प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष बनता है। यह आज़ादी के पहले की बात है, लेकिन आज़ादी के बाद अगर बात करते हैं तो पहला विधि आयोग बनता है हमारा 1955 में। तो इस प्रकार से आप इस पूरे चार्टर को समराइज कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चार्टर है। 1833 के चार्टर से काफी प्रश्न भी पूछे जाते रहे हैं समय समय पर, तो कभी कभी कोई लाइन यहाँ से उठा सकता है, इन्हीं में से उसका जवाब होगा। तो बहुत बढ़िया होता है कि अगर हमारे पास से एकदम शॉर्ट में सारी चीजें मिल जाए। चलिए हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखते हैं 1833 का चार्टर, 1853 का, 33 का नहीं बल्कि 53 का चार्टर। ठीक, 20 साल पे जो हमने कहा कि 1793 से शुरू होता है, 1793 के बाद 1813, 1833, अब 1853 पर आ जाते हैं। 1853 के शासन का या चार्टर का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहली बात है कि गवर्नर जनरल के विधायी और प्रशासनिक कार्यों में विभाजन किया गया। पहला पॉइंट, गवर्नर जनरल के विधायी मतलब कानून निर्माण एवं प्रशासनिक कार्यों में अलगाव किया गया। ठीक, तो अब यहां से कार्यों का विकेंद्रीकरण शुरू होता है। क्या कर सकते हैं इसको? यह कार्यों का विकेंद्रीकरण था। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि भारत में ठीक, या भारत में क्या करके ये कह सकते हैं कि यहां पर सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत होती है। इसकी सिविल सेवा की खुली भर्ती की शुरुआत होती है। ठीक, यहां से। और अभी पिछले चार्टर में आपने पढ़ा कि 1833 का जो चार्टर था उसमें इसकी शुरुआत तो हुई, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने चूंकि विरोध कर दिया कि अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए 33 वाला प्रस्ताव लागू नहीं हो पाया। लेकिन 20 साल बाद यह लगा कि नहीं, इसकी आवश्यकता है और इसीलिए इसको जो है शुरू कर दिया गया। ठीक, इसके बाद 1854 में अगर हम देखते हैं तो मैकाले समिति की स्थापना होती है। मैकाले समिति की स्थापना होती है। तो मैकाले समिति का क्या मामला था? तो भैया जो मैकाले समिति का गठन होता है वह सीमित प्रतियोगी परीक्षा करानी होती है। सीमित प्रतियोगी परीक्षा कराने के, ठीक, इसके लिए गठित हुआ। तो यह 1853 का जो चार्टर है, आप इसको शॉर्ट में देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें हुई। और एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि गवर्नर जनरल की परिषद में, गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए विधायी पार्षदों को, नियुक्त किया गया। ठीक, तो यह भी चीज आप देख रहे हैं कि काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो 1833, 1853 हम लोग बड़े तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और वही हमने कहा कि जो 20 साल का रिव्यू हुआ वह काफी महत्वपूर्ण रहा। इसके अलावा
कुछ और भी डेवलपमेंट होते हैं, क्योंकि इसके बाद या 20 वर्ष के बाद जो रिव्यू की प्रक्रिया थी उसके लागू होने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। कारण क्या है? 1857 की क्रांति हो जाती है, परिस्थितियां बदल जाती हैं। ब्रिटिश क्राउन जो अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी पर आंख मूंद कर विश्वास करता आ रहा था, धीरे धीरे वो विश्वास टूट रहा था। और यहाँ आते आते 1857 की जब क्रांति हो गई तो यह स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का साम्राज्य ठीक ढंग से संचालित नहीं कर सकती। ठीक, तो परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि कहीं कहीं यह सारी चीजें जो है वह सीमित हो गई, समाप्त हो गई, और फिर इसका कोई बहुत मतलब नहीं रहा। अब यहाँ आपने पढ़ा होगा पीरियड में 1854 में चार्ल्स वुड जो कि क्या सलाह देते हैं, किसके लिए कमेटी गठित हुई थी? वुड डिस्पैच कहा जाता है। वुड डिस्पैच क्यों गठित हुआ था? क्योंकि कहीं कहीं इस के माध्यम से उच्च शिक्षा का विस्तार करना, उच्च शिक्षा का विस्तार करना। और रिजल्ट इसका यह हुआ, भारत में 3 नए विश्वविद्यालय खोले गए। तो जो आज यूनिवर्सिटी आप सुन रहे हैं मॉडर्न इंडिया के, तो यह तीनों विश्वविद्यालय जो आधुनिक काल के हैं वह कब से खुलते हैं? तो पहला दिया हुआ है इसमें, पहला पॉइंट कि पहला जो मामला है यह शुरू होता है कलकत्ता से। कहां से? कलकत्ता से। कलकत्ता में विश्वविद्यालय खोला गया। दूसरा विश्वविद्यालय कहां खोला गया? दूसरा जो है बॉम्बे में, और तीसरा मद्रास में। ठीक, 1857 में। तो यह तीनों आधुनिक काल के, आधुनिक भारत के 3 प्रमुख विश्वविद्यालय रहे जो आज भी हैं। इसके बाद आप आगे देखते हैं कि इसमें हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। 1883 की अगर हम बात करें, यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी खोली गई, पंजाब यूनिवर्सिटी खोली जाती है। ठीक, तो पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब विश्वविद्यालय, इसको खोला गया। तो यह सारी चीजें यहाँ शुरू होती थी। इसके बाद आप जानते हैं कि 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इसको खोला गया है। ठीक, तो यह है पूरी प्रक्रिया जिसकी कहानी कहां शुरू होती है? 1854 के वुड डिस्पैच से। कहने का मतलब है कि जो बातें आप देख रहे हैं, कहीं कहीं भारत में कुछ नई चीजें हो रही थी, और कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में या तमाम एग्जामों में यह सारी बातें खोली जाती हैं। कभी आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इंटरव्यू देने का मौका पाए, कोई आपसे वहां पूछ लिया कि अच्छा चलिए इंटरव्यू में ही पूछ लिया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस ईयर में हुई, किस वर्ष में हुई? आपके पास जवाब रहेगा कि 1887 में। पंजाब की स्थापना कब हुई, पंजाब विश्वविद्यालय की? तो आप कह सकते हैं 1883 में। तो कहीं कहीं व्यक्तित्व विकास में भी हमने कहा जीएस का एक बड़ा योगदान होता है। हर प्रश्न रिटन एग्जाम में ही नहीं आता, एमसीक्यू में ही नहीं आता। कभी कभी कुछ प्रश्न जो है आपसे तमाम इंटरव्यू में भी पूछ लिए जाते हैं, और जब इंटरव्यूअर काफी स्मार्ट होता है तो उसकी अपनी एक आदत से होती है, अच्छा आपने यहाँ से पढ़ाई की तो इसका कुछ इतिहास बताइए। इतिहास की शुरुआत जब भी आप करेंगे उसकी स्थापना से ही की जाती है, और फिर वहाँ के जो मेजर अचीवमेंट्स होते हैं उनको भी आप कहीं कहीं बताते हैं। ठीक, अब हम लोग चलते हैं आगे थोड़ा सा। यहाँ पे आप देखते हैं कि आगे की जो कहानी है, हमने कहा वह 1857 की क्रांति। ठीक, यह हो जाती है 1857 की क्रांति होती है। तो इसमें कहीं कहीं
अंग्रेजों का भारत में पूर्ण वर्चस्व स्थापित हो जाता है। अंतिम गवर्नर जनरल, जिसे हमने कल बताया था, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय जिसे कहा जाता है, उसको गिरफ्तार किया गया, रंगून भेज दिया गया और वहीं पर ही 1861 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो यह सारी कहानी 1857 की क्रांति, जब हम लोग हिस्ट्री का सेक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक, 1857 की क्रांति के बाद क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, भारत में संविधान का विकास, भारतीय संविधान का विकास, तो उस कड़ी में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम 1857 की क्रांति को यहाँ पे छोड़ रहे हैं, क्योंकि तब तो इतिहास वाले सेक्शन में चले जाएंगे। अभी हम लोग केवल यहाँ देखते हैं 1858 का चार्टर देखते हैं। 1858 का चार्टर, ठीक, कानून जो आता है, तो उस समय वहां पे क्वीन विक्टोरिया वहां पे शासन कर रही थी। क्वीन विक्टोरिया, जिसे महारानी विक्टोरिया भी कहा जाता है, ठीक, वह शासन कर रही थी। क्वीन विक्टोरिया ने जब देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के प्रशासन को ठीक ढंग से संचालित नहीं कर पा रही है, और उसके असफलता का मुख्य कारण क्या था कि 1857 की क्रांति हो गई थी, जगह जगह विद्रोह होने लगे थे। अंग्रेजों को अब तक भारत में एक बड़ी उम्मीद दिखाई दे रही थी, किस बात की, कि भारत में प्रशासन को अस्थायी बनाया जाए। अस्थायी प्रशासन बनाने के लिए कहीं न कहीं यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था में भी उन्हें बदलाव करना पड़ा। बदलाव क्या होता है, पहला पॉइंट यहाँ पे जो मेजर चेंजेस हुए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त, क्राउन की सत्ता प्रारंभ। शॉर्ट में क्राउन कौन, जो महाराजा या महारानी, इसलिए इंग्लिश में उसे क्राउन कहा जाता है, ठीक है ना। अगर महिला है तो महारानी आप कहेंगे, पुरुष है तो महाराजा कहेंगे, तो क्राउन कुल मिलाकर के इंग्लिश में वर्ड दिया है। तो इसकी सत्ता का प्रारंभ, और किसकी सत्ता का अंत होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो शुरुआत में हमने बताया था कि 1773 से लेकर के और 1857 तक का काल जो है, 1773 से 1857 के काल को भारत में उपनिवेशवाद के नाम से जाना जाता है। तो अब हम लोग उपनिवेशवाद से बाहर निकल करके कहां पे पहुंच जा रहे हैं, साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि भारत में जो अंतिम बादशाह था बहादुर शाह जफर, उसके बाद कोई और बादशाह नहीं हुआ जो दिल्ली की गद्दी को संभाले। बहादुर शाह जफर को हमने कहा गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया, वहीं पर उसकी मृत्यु होती है। तो क्राउन ने सत्ता अपने हाथ में ली, और फिर क्राउन ने क्या किया, 1858 के चार्टर में अगर हम देखते हैं, सीधा प्रशासन भारत का अपने हाथ में ले लिया। दूसरी बात थी कि चूंकि गवर्नर जनरल के पद की बड़ी बदनामी हुई थी, तो गवर्नर जनरल के पद का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया, ठीक। इससे शासन में कोई बहुत बदलाव नहीं आया। हमने कहा ना, जिस पद की बड़ी बदनामी हो जाए तो उस बदनामी से बचने के लिए फिर कहीं कहीं शासन कुछ बदलाव करता है, कुछ बदलाव दिखाने के लिए होते हैं। गवर्नर जनरल का जो वास्तव में पावर था, वह पावर अब किसके पास चला आता है, वायसराय। वायसराय कोई नया व्यक्ति होने की जरूरत नहीं थी, वही क्वालिफिकेशन थी, वही योग्यता थी, जो व्यक्ति वायसराय बनता वही गवर्नर जनरल भी बन सकता था, या जो गवर्नर जनरल था उसी को वायसराय कहा गया, ठीक। इसलिए कभी कभी आप देखते हैं कि कुछ लोग वायसराय बोल देते हैं, तो ऐसा नहीं क्यों गलत बोलते हैं, लेकिन हाँ, पोस्ट का चेंज होना ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण मामला था। और गवर्नर जनरल के पद का नाम बदल करके हमने कहा कि इसका नाम क्या रख दिया गया था, वायसराय, ठीक। इसके साथ साथ
जो महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर आप देख सकते हैं, वह महत्वपूर्ण चीज क्या थी कि यहाँ पर एक नए पद का सृजन किया गया। भारत में प्रशासन हेतु भारत सचिव के पद का सृजन किया गया। ठीक। अब ये जो भारत सचिव है, इसे अंग्रेजी में कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। वहां इंडिया नहीं लिखा, लेकिन चूंकि इंडिया का मैटर है इसलिए भारत सचिव हम उसको कहते हैं। सेक्रेटरी ऑफ इंडिया नहीं है इंग्लिश में, इंग्लिश में है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और वह स्टेट कौन है, किसकी बात हो रही है? तो बात निश्चित रूप से यहाँ भारत की हो रही थी। तो उसका जो है मामला हो गया। और यह है किस रैंक का व्यक्ति होता था जो भारत सचिव बनता था? यह वहां का कैबिनेट रैंक का व्यक्ति होता था। तो आप जानिए कि जो भारत में आप कैबिनेट मंत्री कहते हैं, इस शब्द को कहां से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। कैबिनेट प्रणाली जो पूरी बोली जाती है वो वास्तव में इंग्लैंड की संसदीय प्रथा की देन है। तो वहां जो सांसद होते थे, जब वो मंत्री बनते थे और मंत्रियों में टॉप मंत्री बनते थे, उन्हें कैबिनेट मंत्री कहा जाता था। ठीक। मंत्रियों में भी तीन कैटेगरी होती है। एक तो होता है कि कैबिनेट मंत्री, दूसरा होता है राज्य प्रभार का मंत्री, तीसरा होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ये तीन अलग अलग कैटेगरियां हैं। तो उसके डिटेल में हम अभी नहीं जा रहे हैं, बाद में जब संसद बढ़ाया जाएगा तब देखा जाएगा। तो यहां से हमने कहा चीजें बदल गई। जो वो औपनिवेशवादी व्यवस्था थी वह समाप्त होकर के साम्राज्यवादी व्यवस्था में आ जाती है। ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष नियंत्रण हो जाता है भारत पर, और उसके वायसराय और उसके बीच में एक पद यहाँ पे, जैसे हमने कहा भारत सचिव, यह बार बार रिपोर्ट देता रहता था। लेकिन मामला क्या हुआ कि बाद में इस वायसराय का इस भारत सचिव से कहीं कहीं ट्यूनिंग हो ही जाता था, क्योंकि वायसराय जो भी कमाई उमाई करता था, भारत सचिव भी चाहता था कि हमको भी कुछ यहाँ से मिलता रहे। तो कहीं कहीं दोनों की ट्यूनिंग बनी। लेकिन फिर भी इंग्लैंड का जो क्राउन था उसने भारत पर अपनी सत्ता बनाए रखी। ठीक। अब इस चार्टर के बाद एक और चार्टर तुरंत आता है जो 1861 में आता है। तो जो बदलाव यहाँ पर देखना चाहिए था वो वास्तव में 1861 के चार्टर में दिखाई देता है। यह तो तत्कालीन बदलाव था कि क्रांति हुई, उसको दबाया गया, दबाने के बाद कुछ संशोधन किया जाए। लेकिन 1858 के बाद ही 1861 में आप देखते हैं कि एक नया चार्टर आता है। 1861 का चार्टर। ठीक। अब 1861 के चार्टर की खास बात क्या थी? यहीं पर ब्रिटिश क्राउन की मंशा साफ जाहिर होती है। पहला पॉइंट है यहाँ कि भारत में उत्तरदायी शासन, जिसे हम कहते हैं अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत होती है। शुरुआत किसकी? अकाउंटेबल गवर्नमेंट की, जिसे कहा जाता है उत्तरदायी शासन की। ठीक। इसके अलावा अगर हम देखते हैं यहां पर क्या हुआ, कह रहा पहली बार विधायी परिषद में गवर्नर जनरल की विधायी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को मनोनीत किया गया। अभी तक जितने थे वह सरकारी थे। गैर सरकारी सदस्यों को मनोनीत किया गया। ठीक। गैर सरकारी सदस्यों को मनोनीत किया गया। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं कि
प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था लागू की गई यहां से। तीसरा, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था लागू हुई। यह भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बॉम्बे और मद्रास जैसे प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां प्रदान की गई। कहां? बॉम्बे एवं मद्रास, इन्हें भी भैया कुछ विधायी शक्ति को विधायी शक्ति प्रदान की गई, ठीक। तो यह सारे चेंजेस जो यहां पर हो रहे थे, तो बहुत सारी चीजें हमने कहा कि यहां पर शुरू होती हैं 1861 के चार्टर में, जिससे उत्तरदायी शासन की शुरुआत कहा जाता है। इसके बाद भारतीय शासन में बहुत सारे बदलाव हो रहे थे। बदलाव का मतलब यह था कि हमने 1858 से जब देखते हैं कि क्राउन का शासन शुरू होता है, तो उस क्राउन के शासन के बाद फिर नए नए चार्टर आने लगे और सीधे सीधे वह चार्टर कहीं कहीं क्राउन का अपना नियंत्रण स्थापित कर रहे थे भारत में। तो 1861 के चार्टर के बाद अगर आप देखते हैं तो 1892 का चार्टर आता है। और 1892 का चार्टर केवल समरी बता रहा हूँ कि इस रूप में बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि 1892 के चार्टर में पहली बार भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होती है। यह क्वेश्चन आईएएस में भी पूछा है, पीसीएस में भी कई बार पूछा है। निम्नलिखित में से किसमें प्रथम बार निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होती है? तो 1892 का चार्टर उसका आंसर है, और उसे 1892 का परिषद अधिनियम भी कहा जाता है, काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 उसका नाम है, ठीक। और उसके अलावा बहुत सारी चीजें हो रही थी, लेकिन बीच के अगर काल को हम देखें तो वहां पर आप देख सकते हैं कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। 85 से पहले अगर देखें तो 1882 में लॉर्ड रिपन जब आते हैं तो उन्होंने भारत में स्थानीय प्रशासन की शुरुआत की थी। तो उन तमाम चीजों को पढ़ाया जाएगा कल। और एक और इम्पोर्टेंट चीज कि 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। लिटन और रिपन दोनों क्रम से आए थे भारत में। तो लॉर्ड लिटन जब आता है तो उसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की खास बात क्या थी कि उस एक्ट के माध्यम से भारतीयों के ऊपर विचार एवं अभिव्यक्ति की जो आजादी थी उसको नियंत्रित किया जाने लगा, ठीक। और नियंत्रित करने का परिणाम यह हुआ कि प्रेस सेंसरशिप लागू की गई। लेकिन जब 1882 में भारत में लॉर्ड रिपन आता है तो उसने उस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया। और समाप्त करने के बाद अगर आप देखते हैं तो तब तक भारत में खुद ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक दबाव समूह के रूप में, प्रेशर ग्रुप के रूप में उसकी स्थापना होती है। तो उसका कुछ इतिहास कल जो है पढ़ा जाएगा। 1892 का चार्टर 92 का चार्टर पढ़ा जाएगा। फिर 1909 का चार्टर आता है। उससे पहले बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग की स्थापना, छोटी छोटी बातें जो बीच बीच में हम लोग हैं उसको पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमने कहा कि शुरुआत थोड़ा कम से ही किया जाए, लेकिन बहुत ऑथेंटिक चीज़ें होनी चाहिए। और उसी कड़ी में जो है आगे फिर क्लास आपकी प्रारंभ होगी, ठीक। तो तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।